नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डॉक्टर अब्दुल कलाम जी के जीवन की कुछ रोचक बातों के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अबुल पाकिर जैनुल्लाब्दीन अब्दुल कलाम इंडिया के मिसाइल मैन, जिन्होंने अपनी आखिरी सांसें भी IIM के बच्चों को कुछ सिखाते हुए ली थी। इतना प्यार मिला कि महात्मा गांधी के बाद सबसे ज़्यादा कोट्स किसी के नाम पे वायरल हुए तो वो थे हमारे 11वें राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम। जब बोलते थे तो हजारों की भीड़ में सुई पटक सन्नाटा, बोले तो पिन ड्रॉप साइलेंट जैसे वाक्य को सार्थक कर देती थी। कैसे रामेश्वरम का एक नाविक का बेटा भारत का प्रथम नागरिक बना, आज हम इसकी कहानी सुनेंगे। एक दक्षिण भारतीय पारंपरिक परिधान पहने पुजारी और इस्लामिक परिधान पहने एक मुस्लिम, यही APJ अब्दुल कलाम की सबसे पहली स्मृतियों में से एक थी। इनमें से एक रामेश्वरम के मशहूर मंदिर के प्रधान पुजारी पक्षी लक्ष्मण शास्त्री थे और दूसरे उनके पिता सेक्युलरिज्म का दूसरा नाम बन चुके पूर्व राष्ट्रपति कलाम का बचपन ही कौमी एकता के उदाहरणों के बीच गुजरा। अपनी आत्मकथा विंग्स ऑफ फायर में कलाम याद करते हैं कि जब एक बार उन्हें उनके टीचर ने उन्हें हिंदू दोस्त के बगल में बैठने से मना कर दिया, तो उनके पिता के दोस्त और रामेश्वरम मंदिर के प्रधान पुजारी पक्षी लक्ष्मण शास्त्री ने टीचर से बच्चों में सांप्रदायिकता ना फैलाने और गांव छोड़कर जाने को कह दिया। सन 1939 में जब द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ, कलाम महज 8 साल के थे। वह समझ नहीं पाए कि अचानक इमली के बीज इतने महंगे क्यों हो गए, लेकिन कलाम के लिए एक अच्छा मौका था। वह इमली के बीज इकट्ठे करते और मस्जिद के पास वाली सड़क पर बेच देते, जिनसे उन्हें दिन भर में एक आने की कमाई हो जाती। दरअसल द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इमली के बीज से एक खास किस्म का पाउडर तैयार किया जाता था, जो युद्ध में काम आने वाली गाड़ियों के लिए ईंधन बनाने का काम आता था। जब इंडिया को अलाइड फोर्सेस ज्वाइन करने को कहा गया तो देश में इमरजेंसी जैसा माहौल पैदा हो गया। रामेश्वरम पर भी इसका असर ऐसे पड़ा कि वहाँ के हाल्ट पर ट्रेनें रुकनी बंद हो गई। तो पहले जहाँ हर अखबार ट्रेन से उतारे जाते थे, अब उन्हें रामेश्वरम स्टेशन आने पर ट्रेनों से फेंकना पड़ता था। तो अब न्यू हॉकर के साथ ही ट्रेन से अखबारों के बंडल फेंकने के लिए एक आदमी की आवश्यकता थी। कलाम ने वो काम पकड़ लिया और इससे पहले वो बस सुबह सुबह अखबारों में तस्वीर ही देख पाते थे, क्योंकि उन्हें पढ़ना नहीं आता था। कलाम जब 15 साल के हुए तो उन्हें दूसरे शहर जाकर पढ़ने की इच्छा जताई। इनके पिता ने हामी भर दी। वे चाहते थे कि कलाम कलेक्टर बने, लेकिन कलाम तो समंदर की उड़ती चिड़िया और तारों को देखकर अपना भविष्य चुन चुके थे। कलाम के टीचर ने कहा कि वो जो भी चाहें अपने जीवन में हासिल कर सकते हैं, बस उन्हें दृढ़ता के साथ अपने सपने को साकार करने के पीछे लगे रहना होगा। पढ़ाई पूरी करने के बाद कलाम को 6 महीने की ट्रेनिंग के लिए अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा में भेजा गया, जहां उन्होंने रॉकेट लॉन्चिंग तकनीक सीखी। नासा में काम करने के दौरान वे वर्जीनिया के वल्लूपस फ्लाइट फैसिलिटी में गए, जो नासा के साउंडिंग रॉकेट प्रोग्राम का बेस था। वहीं की रिसेप्शन में एक पेंटिंग उनका ध्यान खींचा। उस तस्वीर में उन्होंने देखा कि एक जंग के मैदान के ऊपर कुछ रॉकेट्स उड़ रहे हैं, मगर जिस चीज़ ने उन्हें सबसे ज़्यादा चौंकाया था युद्ध में लड़ रहे सैनिकों की चमड़ी का रंग। वो गोरे सैनिक नहीं थे, बल्कि उनकी चमड़ी का रंग अब्दुल कलाम की ही तरह दक्षिण भारतीयों के रंग का था। गौर करने से पता चला कि वो सैनिक टीपू सुल्तान की सेना के थे। उन्होंने अंग्रेज़ों से लड़ते हुए रॉकेटरी में की कला में महारत हासिल कर लिया था। अब्दुल कलाम बहुत खुश हुए जब उन्होंने अपने वतन के टीपू सुल्तान को अमेरिकियों द्वारा
वारफेयर रॉकेटरी का हीरो मानते देखा। कलाम अपने आत्मकथा में कहते हैं कि 20वीं सदी में इंडियन रॉकेट्स का विकास को टीपू सुल्तान के 18वीं सदी सपने का पुनर्जागरण माना जा सकता है। एपीजे अब्दुल कलाम के भारत लौटने के कुछ वक्त बाद ही 21 नवंबर 1963 को भारत का पहला रॉकेट लॉन्चिंग प्रोग्राम हुआ। यह रॉकेट नासा में बना था और भारत में असेंबल हुआ। चूँकि ये सब भारत के लिए बहुत ही नया था, इसलिए उस लॉन्चिंग में कई तरह की तकनीकी दिक्कतें आई, लेकिन अंततः रॉकेट लॉन्च सफल रहा। उधर अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी की भारत की रॉकेट लॉन्च के अगले दिन ही हत्या कर दी गई। जॉन एफ कैनेडी से 1962 में हुए क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के खात्मे का बदला ले लिया गया था। भारत में कलाम ने डॉक्टर विक्रम साराभाई, प्रोफेसर सतीश धवन और ब्रह्म प्रकाश जैसे वैज्ञानिकों के साथ रॉकेट साइंस के क्षेत्र में काम किया। कलाम ने इसरो के प्रोजेक्ट डायरेक्टर के पद पर रहते हुए भारत को अपना पहला स्वदेशी सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल SLV-3 दिया। 1980 में रोहिणी सैटेलाइट को धरती की ऑर्बिट के करीब स्थापित किया और इसके साथ ही भारत इंटरनेशनल स्पेस क्लब का सदस्य बन गया। कलाम ने इसके बाद स्वदेशी गाइडेड मिसाइल डिज़ाइन किया और साथ ही अग्नि और पृथ्वी जैसी मिसाइलें भारतीय तकनीक से बनाई। एपीजे अब्दुल कलाम का काम को देखते हुए उन्हें 1992 से 1999 तक रक्षा सलाहकार भी नियुक्त किया गया। इसी दौरान अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने 1996 में पोखरण में दूसरी बार परमाणु परीक्षण भी किए और भारत परमाणु हथियार बनाने वाले देशों में शामिल हुआ। भारत सरकार ने 1981 में कलाम को पद्म भूषण और फिर 1990 में पद्म विभूषण और 1997 में देश के सर्वोच्च नागरिक का सम्मान भारत रत्न से नवाजा। बता दें कि भारत के सर्वोच्च पद पर नियुक्त से पहले भारत रत्न पाने वाले कलाम देश के तीसरे राष्ट्रपति हैं और उनसे पहले सिर्फ सर्वपल्ली राधाकृष्णन और जाकिर हुसैन ने यह हासिल किया है। अपनी किताब टर्निंग पॉइंट अ जर्नी थ्रू चैलेंजेस में डॉक्टर कलाम लिखते हैं कि 10 जून 2002 की सुबह एना यूनिवर्सिटी के कैंपस के किसी भी दूसरी सुबहों जैसी ही थी, जहां मैं दिसंबर 2001 से काम कर रहा था। मेरे क्लास की क्षमता 60 स्टूडेंट की थी, मगर मेरे हर लेक्चर में 350 या उससे अधिक स्टूडेंट मौजूद रहते थे। मेरा मकसद था कि पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट के लिए 10 लेक्चर का एक कोर्स तैयार कर सकूं, जिसमें मेरे राष्ट्रीय मिशन से जुड़े अनुभव भी मौजूद हों। उस दिन मेरे उस कोर्स का 9वां लेक्चर था, जिसका नाम था विजन टू मिशन। मैं अपनी क्लास लेकर लौट रहा था कि तभी एना यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ए कलानिधि मेरे पास आए और उन्होंने मुझसे कहा कि सुबह से कई बार उनके ऑफिस की घंटी बजी और कोई मुझसे बात करना चाह रहा है। जब मैं उनके साथ उनके दफ्तर पहुंचा तो उस वक्त भी घंटी बज रही थी और फ़ोन उठाते ही सामने से आवाज़ आई, प्रधानमंत्री आपसे बात करना चाहते हैं। बस इसी काल के बाद डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की पूरी ज़िंदगी बदल गई। कलाम उसी ऑफिस में प्रधानमंत्री के फ़ोन का इंतज़ार कर रहे थे, तभी आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने उन्हें सेल फोन पर फ़ोन किया और उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री जी का एक बहुत ज़रूरी फ़ोन आपके पास आने वाला है, प्लीज़ ना मत कीजिएगा। तुरंत ही फ़ोन बजा और प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने हालचाल लेने के बाद डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से कहा, मैं एक पार्टी मीटिंग से लौट रहा हूँ, जहाँ हम सभी ने मिलकर ये फैसला लिया है कि देश के एक राष्ट्रपति के रूप में आपकी ज़रूरत है। मुझे आज रात घोषणा करनी है और आपकी तरफ से सिर्फ एक हाँ या ना की आवश्यकता है। कलाम ने प्रधानमंत्री को जवाब देने के लिए समय मांगा और अपने कई दोस्तों से बात की। इसके बाद उन्हें समझ में आया कि एक वैज्ञानिक के रूप में तो वो देश को योगदान
दे ही रहे हैं, मगर एक राष्ट्रपति के रूप में उन्हें उनका विजन 2020 देश के सामने रखने का मौका मिलेगा। उन्होंने प्रधानमंत्री को ठीक 2 घंटे बाद फ़ोन मिलाकर हामी भरी। अटल बिहारी वाजपेयी ने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का जवाब सुनने के बाद तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से बात की। सोनिया गांधी ने बस इतना पूछा, क्या कलाम की उम्मीदवारी फाइनल है? इसके बाद सोनिया गांधी ने अपनी पार्टी के सहयोगी दलों से बातचीत की और 17 जून 2002 को डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की राष्ट्रपति उम्मीदवारी का समर्थन देने की घोषणा कर दी। कलाम चाहते थे कि लेफ्ट पार्टीज़ भी उनकी उम्मीदवारी का समर्थन करें, मगर लेफ्ट पार्टीज़ ने अपना अलग उम्मीदवार मैदान में उतारा था। इन सब के बावजूद 18 जुलाई 2002 को डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल की और 25 जुलाई 2007 तक भारत के राष्ट्रपति रहे। राष्ट्रपति कार्यकाल खत्म होने के साथ ही डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की कहानी का अंत नहीं होता। जैसा कि हम जानते हैं, राष्ट्रपति बनने से पहले डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम अपने जीवन में इतना कुछ हासिल कर चुके थे कि उनकी अपनी एक अलग पहचान थी। राष्ट्रपति का कार्यकाल खत्म होने के बाद कलाम ने वही चुना जो उन्हें सबसे ज़्यादा पसंद था, पढ़ाना। राष्ट्रपति पद से मुक्त होने के बाद डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने IIM शिलोंग, अहमदाबाद और इंदौर में बतौर विजिटिंग प्रोफेसर काम किया। इसके अलावा वह इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी तिरुवनंतपुरम के साथ भी जुड़े रहे। 27 जुलाई 2015 को IIM शिलोंग में डॉक्टर कलाम क्रिएटिंग अ लिवेबल प्लैनेट अर्थ नामक टॉपिक पर लेक्चर दे रहे थे, जब अचानक स्टेज पर ही कार्डियक अरेस्ट से उनका निधन हो गया। उनके जाने के बाद देश में शोक की लहर फैल गई और 27 जुलाई 2015 से 2 अगस्त 2015 तक पूरे देश में 7 दिनों तक राजकीय शोक मनाया गया। लेकिन किसी भी केंद्रीय सरकारी कार्यालय में छुट्टी नहीं गई, क्योंकि उन्होंने कहा था, डोंट डिक्लेयर हॉलीडे ऑन माई डेथ, इंस्टेड वर्क अ एक्स्ट्रा डे इफ़ यू लव मी। ये मेरी एक छोटी सी कोशिश APJ अब्दुल कलाम जी के बारे में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। धन्यवाद।